तो दोस्तों हाल ही में विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के सी ट्रायल शुरू करने के बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर काफी अधिक चर्चा हुआ, जबकि साथ में अब इंडिया द्वारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन किया जाएगा कि नहीं, और अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया बनाएगा तो कब इसका शुरुआत होगा और कैसा ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा, इसका भी चर्चा हो रहा है। और इस दरमियान द पायोनियर नामक एक वेबसाइट में दावा किया गया कि इंडिया द्वारा जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जाएगा वो असल में एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। दोस्तों द पायोनियर की रिपोर्ट के मुताबिक कोची शिपयार्ड लिमिटेड, जिसने की हाल ही में इंडियन नेवी के लिए पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को संपूर्ण किया है, उसके लिए देश के सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए और एक ऐसे ही बेहतरीन जहाज के निर्माण का संभावनाएं बढ़ गया है। और इंडियन नेवी के लिए जो दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाएगा वो संभावित एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जिसे लेके ये भी दावा किया जा रहा है कि ये पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत के तुलना में एंड्योरेंस के मामले में करीबन 10 गुना अधिक होगा। इवन दोस्तों जब इंडिया के पहला न्यूक्लियर पावर सबमरीन को 2009 में इंडिया के लिए तैयार किया गया था, तब के भी अगर कुछ न्यूज रिपोर्टों को उठाया जाए तो आपको पता चलेगा कि उस समय एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर अनिल ककोडकर के तरफ से भी कुछ न्यूज इंटरव्यू में बयान देते हुए जानकारी दिया गया था कि हमारे पास मतलब इंडिया के पास ग्लोबल स्टैंडर्ड के न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर और अन्य जहाज को निर्माण करने का टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज और कैपेसिटीज है, और गवर्नमेंट के तरफ से जब निर्देश दिया जाएगा तब हम इस काम को भी संपूर्ण करेंगे। दोस्तों इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर सबमरीन है मतलब INS अरिहांत, वो असल में एक 50 मेगावाट के लाइट वाटर रिएक्टर से लैस है, और इस रिएक्टर की वजह से अरिहांत सबमरीन दूसरे अन्य सबमरीनों के तुलना में काफी अधिक समय तक मतलब महीने भर के आसपास पानी के नीचे आसानी से रह सकता है, जबकि एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इतने लंबे समय तक पानी के नीचे नहीं रह सकता है और इसे बार बार अपने बैटरी को चार्ज करने के लिए ऊपर आना पड़ता है। और दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अरिहांत में जो न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल हुआ है वो असल में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कल्पक्कम डिवीजन के द्वारा निर्माण किया गया है। पायोनियर के रिपोर्ट के मुताबिक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के उच्च अधिकारी जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्पेशलाइज्ड है, उनके द्वारा पायोनियर को ही जानकारी दिया गया है कि फिलहाल देश के पास ऐसे कैपेसिटी है और ऐसा एक्सपीरियंस है कि ये एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण कर सके। और साथ में उनके द्वारा ये भी बताया गया है कि सब कुछ डिपेंड करता है भारत के उच्च पद में बैठे हुए अधिकारियों के ऊपर। जब एक बार उच्च अधिकारियों के तरफ से इसे निर्माण करने का अनुमति दिया जाएगा तब भारत इसे निर्माण कर सकेगा। दोस्तों पूर्व इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल सुरेश मेहता की तरफ से भी चेन्नई में आयोजित अपने फेयरवेल सेरेमनी में दिया गया बयान को हमें याद करना चाहिए। उस दरमियान उनके द्वारा जानकारी दिया गया था कि हमें मतलब इंडिया को कुछ एयरक्राफ्ट कैरियरों की आवश्यकताएं है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है हाई लेवल मतलब उच्च अधिकारियों के ऊपर। दोस्तों यहाँ पे हाई लेवल का मतलब ये है कि डिसीजन करने वाले अधिकारी मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री, PMO और अन्य गवर्नमेंट बॉडीज। पर दोस्तों भारत के लिए एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करना या फिर अपने अधीन में इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होगा। दोस्तों मैं ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर को कंस्ट्रक्ट करने का जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज है उसे लेके नहीं बोल रहा हूँ, और ना ही न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के जो हाईटेक टेक्नोलॉजी का आवश्यकता होता है उसे लेके नहीं बोल रहा हूँ। इवन ये इंडियन नेवी के बजट को लेके भी नहीं है, बल्कि ये टोटली एक सामाजिक कारण की वजह से है। 2007 में जब US एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमिट्ज भारत में चेन्नई में एक पोर्ट कॉल के दरमियान आया था, तब भी भारत के अंदर कुछ एंटी न्यूक्लियर लॉबिस्ट के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। मतलब भारत के अंदर जब भी ऐसा कुछ नया घटना होता है या फिर भारत कुछ चीज को निर्माण करने का प्रयास करता है, तब भी भारत के अंदर ऐसे कुछ लॉबिस्ट या प्रोटेस्टर है जो इसका विरोध करने आगे आ जाते हैं। और न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भी ये भविष्य में एक बड़ा समस्या बन सकता है। दोस्तों इन सभी लोगों का बात अगर हो रहा है तो ये भी गलत होगा कि हम पूर्व इंडियन नेवी के नेविगेटर और 71 के लड़ाई के हीरो कैप्टन हरिहरन बालकृष्णन के द्वारा दिया गया बयानों का चर्चा ना करें। उनके मुताबिक हालांकि विक्रांत के डेवलपमेंट एक बेहतरीन उपलब्धि है, लेकिन उन्होंने इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर में गैस संचालित इंजनों के इस्तेमाल का समर्थन किया। उनके मुताबिक गैस संचालित इंजन एयरक्राफ्ट कैरियर के गति को जल्द से जल्द तेज और धीमा कर सकता है, जबकि उन्होंने अपने बयान में डीजल पावर इंजनों को लेके ये भी बताया कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ऐसे इंजन स्टार्ट करने के लिए और समुद्र में एयरक्राफ्ट कैरियर को उतारने के लिए कई घंटा लेता है, जबकि ये गैस संचालित इंजन एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ मिनटों में ही समुद्र में उतारने के लिए तैयार कर सकता है। जबकि कैप्टन बालकृष्णन के द्वारा दिया गया बयान में तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के आवश्यकताओं के बारे में भी चर्चा किया गया। हालांकि जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत है, ये इंडियन नेवी में 2022 में फुल्ली ऑपरेशनल हो जाएगा और इंडिया के पास टोटल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो INS विक्रमादित्य समय गुजरने के साथ साथ बूढ़ा भी हो रहा है। INS विक्रमादित्य असल में एक सोवियत एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसे 1987 में बनाया गया था, लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद इसे रशिया के द्वारा संचालित रखा नहीं जा सका और 1996 में रशिया ने इसे समय से काफी आगे रिटायर कर दिया। भारत द्वारा इसके बाद रशिया के साथ नेगोशिएशन करते हुए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को परचेस किया गया और
दोस्तों 10 साल पहले मतलब करीबन 2012 में इसका अपग्रेडेशन संपूर्ण हुआ, जबकि 2013 में इसे इंडियन नेवी में कमीशन किया गया और इसका लगभग 1 साल के बाद 2014 में ये इंडियन नेवी में फुल्ली ऑपरेशनल हुआ। कैप्टन बालकृष्णन के मुताबिक इंडियन नेवी में INS विक्रांत तो सर्विस में आ रहा है, लेकिन ये INS विक्रमादित्य के सर्विस लाइफ को बढ़ा नहीं सकता क्योंकि इसमें कई सारे मुश्किलें हैं और इस वजह से अब इंडियन नेवी को और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर सोच विचार करना चाहिए। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि हमारे जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को कंस्ट्रक्ट करने का अब तक प्लान बनाया गया है उनमें क्या क्या उतार चढ़ाव आया और तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल किस प्लान के मुताबिक आगे बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों वैसे अगर देखा जाए तो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर को INS विशाल के नाम से भी पहचाना जाता है। रिपोर्टों के मुताबिक इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर 2 या फिर ISA-2 के नाम से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो शायद कोची शिपयार्ड लिमिटेड ही निर्माण करे। इवन इसके अलावा खबर ये भी आया है कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड में एक नया और बड़े आकार के ड्राई डॉक का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसका लागत करीबन 2000 करोड़ रुपया है और इस ड्राई डॉक के संपूर्ण होने के बाद कोची शिपयार्ड लिमिटेड और बड़े आकार के मतलब INS विक्रांत के तुलना में भी बड़े आकार के एयरक्राफ्ट कैरियर या अन्य जहाजों का निर्माण कर सकेगा। पहले तो INS विशाल मतलब ISA-2 को एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में ही तैयार करने का इरादा बनाया गया था, लेकिन बाद में फिर कई सारे रिपोर्ट ये भी आया कि बजट के इशू के वजह से शायद इंडियन नेवी इसे न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में ना बनाए। हालांकि इंडिया के पास अभी भी इसे न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बनाने का ऑप्शन है, लेकिन ये आने वाले समय में ही हमें पता चलेगा कि ये न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर होगा कि फिलहाल के प्लान के मुताबिक ये डीजल गैस या फिर आधुनिकतम इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होगा। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक INS विशाल INS विक्रांत के तुलना में काफी अलग होगा और इसके लिए काफी सारे डिजाइन में भी तब्दीली किया गया है। इवन डिजाइन में इतना अधिक तब्दीली है कि INS विशाल वजन में, आकार में और हर तरीके से INS विक्रांत के तुलना में बड़ा है। इवन खाली दोस्तों बड़ा नहीं बल्कि इसके जो डेक है उसे भी अलग तरीके से निर्माण किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक जहाँ पे विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर में एक एंगुलर स्की जंप को लगाया गया है, तो वहीं पे INS विशाल या फिर ISA-2 एक फ्लैट डेक एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब फ्रांस और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियरों के जैसा होगा, जहाँ पे एयरक्राफ्टों को लॉन्च करने के लिए स्की जंप नहीं बल्कि उसके जगह में इलेक्ट्रॉनिक एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग सिस्टम या फिर कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को लैस किया जाए। दोस्तों एक कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्चिंग सिस्टम असल में भारी भरकम और बड़े आकार के एयरक्राफ्टों को भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करने में मदद कर सकता है। जिस साइज के एयरक्राफ्ट बेसिकली स्की जंप से ऑपरेट नहीं कर सकता, उस साइज के एयरक्राफ्ट आसानी से छोटे रनवे का इस्तेमाल करके भी ऐसे कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टमों से टेक ऑफ कर सकता है। दूसरी तरफ ऐसे कैटापुल लॉन्चिंग सिस्टमों का इस्तेमाल करने से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के लिए लंबे रनवे का इस्तेमाल का आवश्यकता नहीं पड़ता है और काफी छोटे रनवे के इस्तेमाल से ही ये आसानी से टेक ऑफ कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत सारे हिस्से बच जाता है जहाँ पे डेक के ऊपर ज्यादा एयरक्राफ्टों को स्टोर किया जा सके। दूसरी तरफ अगर हम स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियरों को देखें तो इसके डेक के ऊपर चाहे कितना भी स्पेस हो, ज्यादातर स्पेस को एयरक्राफ्टों को टेक ऑफ करने के लिए खाली रखना पड़ता है। इस वजह से ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर ज्यादा एयरक्राफ्टों को तैनात करना आसान नहीं होता। फिलहाल दोस्तों अगर तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर ISA-2 को देखें तो रिपोर्टों के मुताबिक ये फिलहाल डिजाइन फेज से गुजर रहा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगर सब कुछ तय समय पे होता है तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर शायद 2030 तक तैयार हो जाए। इवन हाल ही में कुछ रिपोर्टों में ये भी दावा किया गया था कि इंडिया को पहला एयरक्राफ्ट कैरियर को कंस्ट्रक्ट करने में जितना लंबा समय लगा था, शायद दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन में इतना लंबा समय नहीं लगे, क्योंकि इंडिया के पास फिलहाल अभी एक्सपीरियंस भी है और ट्रेंड लेबर्स और इंजीनियर्स भी है। दोस्तों फिलहाल इस एयरक्राफ्ट कैरियर के डिजाइन फेज चलने के कारण से इसके डिटेल कुछ ज्यादा बाहर नहीं आया, लेकिन कुछ बड़े अधिकारियों के बयान के मुताबिक इसे लेके कुछ खबर फिलहाल पब्लिक होना संभव हो पाया, जिसके मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है, जिसमें शायद न्यूक्लियर पावर रिएक्टर या फिर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, जैसा प्रोपल्शन सिस्टम ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर क्वीन एलिजाबेथ या प्रिंस ऑफ वेल्स में इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक ये एयरक्राफ्ट कैरियर करीबन 55 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकेगा, जिनमें 35 फिक्स्ड विंग और 20 रोटेटरी विंग मतलब हेलीकॉप्टर हो सकेगा। और इवन ये भी बताया जा रहा है कि शायद इस एयरक्राफ्ट कैरियर में ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब इंडिया के द्वारा निर्माण किए जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन के कैरियर बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जाए और साथ में AMCA के कोई नेवल वर्जन का भी इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों देखना अब ये है कि भारत के जो गवर्नमेंट बॉडीज में बैठे हुए अधिकारी है उनके तरफ से तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कब तक अपने डिसीजन को क्लियर किया जाता है और ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर किस तरीके का एयरक्राफ्ट कैरियर बनता है, मतलब ये एक न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर बनता है या फिर एक कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर होता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।